डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विद्युत है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मुझ पर आधारित है। मैंने एक समय कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई और जो मैंने देखा आपको सबसे पहले कह रहा हूँ वो सच है। मैं तो उसे सच मानता हूँ, मैं नहीं जानता आप उसे सच मानेंगे या नहीं। तो कहानी की शुरुआत तब से हुई जब मैं बहुत छोटा था। मैं तभी से महसूस करने लगा था कि मैं जितने भी दोस्त बना पा रहा हूं ना, सबकी जैसे अजीब सी आदतें हैं और मेरी आदतें वैसी नहीं थी। मैं अपने पिता से पूछा करता कि क्लास में मेरे जो दोस्त हैं ना, वो हमेशा मोबाइल की बातें करते हैं, कंप्यूटर की बातें करते हैं, लेकिन मैं दोस्ती करना चाहता था, मस्ती करना चाहता था। लेकिन आज के समय में जैसे सब मोबाइल में घुस चुके हैं और बचपन से ही मैंने इसका एहसास करना शुरू कर दिया था। मैं माना करता था कि मोबाइल, कंप्यूटर ये चीज़ें हमें फंसाने के लिए बनाई गई हैं, हमेशा हमारे दिमाग को इसमें घुसाए रखना। हमें लगता है हमारा काम आसान हुआ है, लेकिन ये जहर की तरह है जो हमारे शरीर में घुलता जा रहा है। मैं दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा मोबाइल गेम्स या और ऐसे ही काम करते जिसमें शरीर को बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता और मानसिक तौर पर उन्हें लगता कि वो बहुत तेज़ दिमाग है। इसीलिए मेरा अच्छा दोस्त कोई बन नहीं पा रहा था। और जब मैं पुरानी फिल्में देखा करता, अपने पिता की पुरानी वीडियोस देखा करता, मुझे लगा करता, पिताजी क्या उस समय आपके पास मोबाइल नहीं हुआ करता था? क्या ये एक हैंडी कैम से बनाई गई वीडियो है? देखो आपके दोस्त घर में आए हुए हैं और आप पार्टी कर रहे हैं, किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है, जैसे हर कोई एंजॉय करना चाहता है। पिताजी मुझे उस समय में ले जाइए ना। मेरे पिता हंसकर कह देते, अरे मैं तुम्हें उस समय में कैसे ले जा सकता हूँ? जो समय बीत गया वो पीछे जा चुका है, अब वो समय दोबारा नहीं आएगा। ये बचपन की बात है। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होता रहा, मेरा कोई दोस्त बन नहीं पा रहा था। मुझे कुदरत पसंद थी, मुझे अकेलापन पसंद था और बाकियों को जैसे मोबाइल, ऐसी चीज़ें जिसे वो हाईटेक कहते, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी को धीरे धीरे छीन रही थी। क्या आपने कभी नहीं सोचा, जब से आपके हाथ में मोबाइल आया है आपके दोस्तों में बहुत कमी आ गई है? सभी लोग ज़्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं, घर से कम ही बाहर निकलते हैं और ज़्यादातर को लगता है कि उन्होंने जो दोस्त बनाए हैं वो पक्के दोस्त हैं, भले ही महीनों तक वो उनसे नहीं मिलते। फेसबुक पर वो जानने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या हो रहा है, जबकि उनका घर कुछ कदम की दूरी पर होता है। जाकर बात नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक पर हमें लगता है हमारा दोस्त क्या करता है, हमें सब कुछ पता है। मुझे उसी समय लगा करता था ये कैसा षड्यंत्र है, हमारी ज़िंदगी को छोटा बनाया जा रहा है। और अकेलेपन में घर में मैंने एक बड़ा सा गार्डन बना लिया था, कुछ पेड़, कुछ पौधे और अच्छे अच्छे फूल जो मैं ढूंढ ढूंढ कर लेकर आया करता और घर के पीछे उस गार्डन में लगाया करता। घंटों वहाँ पर बैठा करता और जब घूमने के लिए जाता भी, मैं 1-2 दिन के लिए घूमने नहीं जाता, क्योंकि मैंने मोबाइल का इस्तेमाल करना ही बिल्कुल शुरू ही नहीं किया था। तो मैं जब घूमने जाता कई दिनों तक घूमता रहता, 8-10 दिन, 15 दिन, और जहाँ जाता अच्छे से घूमता। बड़े होते होते मैंने जैसे एहसास करना शुरू कर दिया था कि लोग बिल्कुल जैसे मशीनों की तरह काम करते हैं। जैसे मशीनों को ऑर्डर मिलता है ना कि ये करना है,
वो करना है और सभी मशीनें वैसा ही करने लगती हैं। इंसान भी जैसे आजकल वैसे ही बन गए हैं। सबको लगता है कि यही सही है और एक के पीछे एक सब लगते चले जाते हैं। सच्चाई किसी को पता नहीं होती। मैं जहां घूमने के लिए जाता, अकेलेपन में घूमता। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे आसपास हो। ज़्यादातर दिन के वक्त टूरिस्ट प्लेस पर मैं नहीं घूमता। रात के वक्त अकेलेपन में मुझे घूमना पसंद आता। पुराने पुराने वो घर, वहाँ पर वो खूबसूरत नए नए फूल लगे हुए, वो कुछ इमारतें जो सुंदर होती और रात को वहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। जैसे भीड़ से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। मुझे भारत के अलग अलग मंदिरों में घूमना पसंद था, लेकिन भीड़ के कारण जब मैं लाइन में लगा होता और मुझे पता लगता कि कई घंटे लगने वाले हैं, मैं लाइन से बाहर निकल आता, माफ़ी मांगता कि भगवान आपने मुझे ऐसा ही बनाया है, मैं यहाँ भीड़ में नहीं लग सकता। बाकियों की तरह लगकर मुझे लगेगा मैं बिल्कुल उनकी तरह हूँ, एक मशीन, और मैं मशीन बनना नहीं चाहता था। इस बार भी मैं हिमाचल के एक बड़े शहर में आया हुआ था। ये एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है और मैंने सोचा एक बार दिन के वक्त घूम कर देखता हूँ, ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। ये कौन सा सीज़न है, लेकिन दिन के वक्त थोड़ी बहुत भीड़, और मैं उस भीड़ में जैसे खुद को खोता हुआ मान रहा। जल्दी से मैं अपने उस फार्म हाउस में आया। बड़ा सा गार्डन बना हुआ, कई फूल लगे हुए, अपनेपन का एहसास हुआ मुझे। मैं पेड़ों के बीच खुद को बहुत अच्छा और स्वस्थ महसूस करता हूँ। मैं जब पेड़ों के बीच बैठा हुआ, मुझे खिलखिलाने की एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ लोग मेरे आसपास ही हों। तब मैंने महसूस किया कि ये फार्म हाउस के साथ जो दीवार लगती थी, दूसरी तरफ एक और फार्म हाउस था और शायद वहाँ पर कोई होगा। एक लड़की की आवाज़ आ रही थी और एक लड़के की आवाज़ आ रही। खिलखिलाकर वो बहुत ज़्यादा हंसे जा रहे। और एक बेल थी जो हमारे इस फार्म हाउस में लगी हुई थी, लेकिन ऊपर दीवार की तरफ जाकर शायद दूसरी तरफ वो लटकी हुई होगी। उस पर कई फूल लगे हुए थे और दूसरी तरफ जो भी था उन फूलों को जैसे तोड़ने की कोशिश कर रहा, तो वो बेलें जैसे हिल रहीं और मुझे लगा ये शायद उस तरफ वाले होंगे, क्या फूलों को तोड़ रहे हैं। मैंने इस तरफ से उन बेलों को हिलाया और दूसरी तरफ से आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई, जिसके बाद मैंने आवाज़ लगाकर कहा, देखिए माफ़ कीजिए, मैं डराना नहीं चाहता था। मुझे लगा शायद ये बेलें हिल रही हैं या आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने हिलाई। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं थोड़ा पीछे की तरफ हटा और पेड़ों की तरफ चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर फिर से मुझे महसूस हुआ मैं अकेला हूँ, मुझे अकेलापन पसंद है, यहाँ भीड़ से दूर रहना ही सही होगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और रात को मैं निकला बाहर घूमने के लिए। रात को सब कुछ बंद ही होता है और ऐसे अंधेरे में अकेलेपन में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। फार्म हाउस से बाहर जैसे ही मैं जा रहा था, मैंने देखा जो साथ वाला फार्म हाउस था ना, वहाँ से एक लड़का और एक लड़की बाहर की तरफ निकले। रात के अंधेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने ऐसा एहसास काफ़ी समय बाद किया था। ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनके हाथ में या जेब में मोबाइल होता है। हर समय जेब से मोबाइल निकालना, देखते रहना। उन्हें ऐसा लगता ही नहीं जो आंखों के सामने असली दुनिया है, वो मज़ेदार दुनिया है। वो तो मोबाइल में घुसे रहते हैं, पता नहीं उन्हें क्या नज़र आता है। उन्हें लगता है जानकारी मिल रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लेकिन असल में उन्हें जो कबाड़ दिखाया जा रहा है ना, इस अच्छी दुनिया से दूर ले जाया जा रहा है, वो समझ तक नहीं पाते। जैसा मैंने पहले कहा, धीमा जहर धीरे धीरे शरीर में घुलता चला जाता है और ये जहर एक नशे की तरह होता है। एक बार लत लग गई, फिर आपको मौत के घाट उतार कर ही ये छोड़ता है। लेकिन उनके हाथ में ना कोई मोबाइल और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। दोनों ने मुझे देखा नहीं था, लेकिन जिस दिशा में मैं जा रहा उसी दिशा में वो भी जा रहे। आगे बढ़ते रहे वो, और मैं देख रहा हर एक पेड़ को, हर एक पत्ती को, और ज़मीन पर गिरे हुए वो कोल्ड ड्रिंक के कैन को भी उठा रहे और ऐसे देख रहे
जैसे छोटे बच्चे हों जिन्होंने पहले ऐसी चीज को देखा ही ना हो। और उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो छोटे बच्चों के चेहरों पर होती है। बचपन में मैं भी इतना ही खुश हुआ करता था और जितने भी मेरे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे थे ना वो भी ऐसे खुश ही थे। लेकिन उसके बाद जैसे थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हुए, सबके हाथ में मोबाइल आया, सब नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे वो सबसे दूर होते गए। मासूमियत आंखों से छीन ली गई, लेकिन इनकी आंखों में मैं मासूमियत देख पा रहा। मैं उनका पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, जिस दिशा में मैं जा रहा था उसी दिशा में वो भी जा रहे थे। वो लड़का काफी ज्यादा शरारत कर रहा था। कभी किसी पेड़ की पत्तियां उठाकर उस लड़की के ऊपर डाल देता, तो कभी मिट्टी उसके बालों पर डाल देता। वो लड़की के बाल खराब हो रहे थे, लेकिन वो भी मुस्कुरा रही। दोनों ऐसी ही मस्ती करते हुए वो सड़क पर आगे बढ़ते गए। और अब जैसे मैं उनका पीछा ही करने लगा था, क्योंकि उन्हें ऐसे खिलखिलाते हुए देख मुझे लग रहा था काश उनके साथ मैं भी होता तो मुझे भी कितना अच्छा लगता। ऐसे लोगों से मैं बहुत समय बाद मिला हूँ जो ऐसे मस्ती करते हैं, जो जैसे मोबाइल से दूर रहते हैं या ऐसी किसी चीज़ से दूर रहते हैं जो उनके दिमागी संतुलन को खराब कर देती है। ये तो बड़े खुशी से खेलते जा रहे और मैं उनके पीछे जाता गया। फिर मैंने देखा आगे वाले वो जंगली इलाके में वो एक घर की तरफ बढ़ रहे। खाली सा घर था, ईंटों का बना हुआ वो घर। ऐसा लग रहा था जैसे पलस्तर अभी किया नहीं गया या आधा घर बनाकर ही इसी तरह से छोड़ दिया गया। ऐसे कई घर होते हैं ना जो बनाए जाते हैं और किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाते और उनका काम अधूरा ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा ही घर ये भी लग रहा था और 10 से 15 साल पुराना लग रहा। शायद ये घर अब बनने वाला नहीं। लेकिन वो दोनों उस घर के अंदर जा रहे, इधर उधर झांकते हुए। कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। मैं भी एक पेड़ के पीछे छिप गया। मुझे लग रहा था ये कर क्या रहे हैं, रात के वक्त ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हैं, जबकि अगर कुछ और करना है तो उनके पास वो फार्म हाउस भी तो है। मन ही मन मुस्कुराया मैं, लेकिन फिर मैंने देखा वो उसके अंदर गए और सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपरी मंजिल बिल्कुल गंदी थी, बहुत ज्यादा काई आई हुई। नीचे से सीढ़ियां चढ़कर जब वो ऊपर पहुंचे मुझे नजर ही नहीं आए। सीढ़ियों से ऊपर की तरफ तो गए, ऊपर खाली था, साफ नजर आ जाते, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे। काफी समय मैं इंतजार करता रहा। मैं जानना चाहता था कि वो अंदर ही हैं या पीछे से कहीं निकल गए। फिर मैंने हिम्मत की, आगे की तरफ बढ़ा और जैसे ही सीढ़ियों से चढ़कर मैं ऊपर गया, ऊपर कोई नहीं था और मैं हैरान था। सीढ़ियां चढ़कर जब मैं ऊपर पहुंचा, नीचे साफ दिख पा रहा था और मैंने उन दोनों को सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। वो सीढ़ियां चढ़कर कहां चले गए, गायब हो गए, दूर दूर तक नजर भी नहीं आ रहे। सोचता रहा मैं, हक्का बक्का सा हो गया था, हैरान हो गया था। उस रात लगभग आधा घंटा वहां पर इंतजार किया मैंने, ढूंढने की कोशिश की। फिर वापस अपने फार्म हाउस में आया। दीवार को थोड़ा सा ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ देखता रहा। वहां पर वो मौजूद नहीं थे, मेरी तरह ही शायद बाहर घूम रहे होंगे। लेकिन सीढ़ियां चढ़े थे, कहां गए उसके बाद? क्या दूसरी तरफ उतर गए होंगे? क्या हुआ उनके साथ? सोचता रहा। उसके बाद रात को घूमने के लिए निकल पड़ा। वो अच्छी अच्छी गलियां, वही वाली वो दीवारें, पुराने पुराने वो पेड़, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। रात इसी तरह से गुजरी और लगभग सुबह रोशनी होने से पहले जब वहां कुछ लोग सैर करने के लिए निकलने लगे थे, मैं जल्दी जल्दी वापस आ रहा। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने कानों में हेडफोन लगाए हुए या हाथों में मोबाइल पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था वो उन्हीं मशीनों में से एक है। मैं वापस पहुंचा। जब अपने फार्म हाउस में पहुंचा, मुझे काफी नींद आ रही थी। 4 घंटे सोया और दोपहर के वक्त मैं उठा। फिर महसूस करने लगा कि रात को क्या हुआ। मैं याद किया करता था हर दिन मेरा कैसे गुजरा। एक बार याद करूं, कुछ अच्छा किया या नहीं किया, बाकियों से अलग किया या नहीं किया। मेरे पिता ने मेरा नाम सोच समझ कर रखा था, विद्युत। आपको लग रहा होगा बिजली को विद्युत कहते हैं, लेकिन नहीं, विद्युत कहते हैं किसी ऐसे को
जो खोज करता है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए खोज करता है। और मेरे पिता हमेशा मुझे उपदेश दिया करते थे, विद्युत जो ढूंढता है, जो खोज करता है। इसीलिए मैं खोज करता रहा, किताबें पढ़ता गया, जानकारी इकट्ठी करता गया और आज मैं यहां तक पहुंचा हुआ हूं। अगली रात फिर से मैं घूमने के लिए निकला था। देखना चाहता था क्या वो दोनों अभी कहीं नजर आते हैं, क्योंकि रात के वक्त मुझे कोई और सड़कों पर नजर नहीं आया था। कई थे जो बाइक पर जैसे सामान लेकर जा रहे, जरूरी काम था उनका, लेकिन ऐसे घूमता हुआ रात के वक्त मुझे कोई नजर नहीं आया था। तो मुझे लगा शायद वो मुझे दिख जाएंगे, वहां से कहीं और गए होंगे, लेकिन वो नजर नहीं आए। फिर मैं उसी घर के पास गया था देखने के लिए, आखिर वो वहां पर करने क्या गए थे। वहां से आगे कोई रास्ता तो है नहीं, पहाड़ी इलाका है, आगे गए नहीं तो कहां गए। और जब मैं उस घर के आसपास था, कई अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए, और कुछ पेड़ ऐसे थे जो कहीं और देखने को नहीं मिलते, वहीं पर थे। तो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सच में वो पेड़ रात के वक्त बड़ा अच्छा लग रहा था और मुझे भी ऐसा अकेलापन बहुत बढ़िया लग रहा। वो घर बिल्कुल खाली था, लेकिन अचानक खिलखिलाहट की एक आवाज, उसी लड़की की वो आवाज थी। और सीढ़ियों से उतरते हुए सबसे पहले वो लड़की नीचे आई, उसके बाद वो लड़के की आवाज ऊपर से आ रही, लेकिन सीढ़ियों के बीच से जब वो निकलकर आया, मैंने देखा ऊपर तो कोई नहीं था। आखिर सीढ़ियों के बीच से ये निकलकर कैसे आया। फिर नीचे से जब वो मेरे आगे पहुंचे, देख लिया उन्होंने कि मैं पास के पेड़ के पास बैठा हुआ हूं, तो एकदम अचंभित से हो गए। मुझे देखकर जैसे घबरा से गए और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मैं भौंचक्का सा था। आखिर वो उस घर के अंदर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो नजर नहीं आते, हम नीचे भी आए हैं तो कहां से आए। जब वो वहां से चले गए, छिपता छिपाता हुआ उस घर की सीढ़ियां दोबारा चढ़ी थी मैंने। ऊपर जाकर देखा, ऊपर तो बंजर था, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था, काफी मच्छर थे वहां पर और कुछ कचरा, बहुत ज्यादा गंदगी। यहां वो क्या करने आए होंगे, क्या छिपे हुए थे यहां। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे लिए जैसे ये एक रहस्य सा बन गया था, ऐसा रहस्य जो मेरी समझ के बाहर हो। सोचने लगा था, एक ऐसा घर जो 10-15 साल पुराना हो, उसे आगे बनाया नहीं गया, वहां कोई जादुई चीज हो सकती है। अरे नहीं नहीं, ये तो कहानियां हैं। फिर से मैं ऐसी कोई चीज नहीं कर सकता जिससे मेरी बेवकूफ़ी जाहिर हो। मोबाइल या ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ, ऐसी बेवकूफ़ी भरी कहानियों से दूर रहता हूँ। नॉवल पढ़ने का शौक़ है मुझे, वो भी कभी कभी, लेकिन ऐसी चीज़ें सच में थोड़े ना हो सकती हैं, पागल ही हूँ मैं। उसके बाद मैंने उस रात इंतज़ार किया उस घर के आसपास, वो दोनों यहाँ पर आते हैं या नहीं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आए। फिर मैं उस फार्म हाउस के अंदर गया, दीवार के ऊपर से झांक रहा और मैंने देखा उन दोनों ने जैसे कुछ बैग भरे हुए, कंधों पर टांगे हुए, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े। आज उनके कपड़े भी कुछ अलग से थे। दिन का वक्त था, जैसे वहां से वो जाने वाले हों। मैंने भी सोचना शुरू कर दिया था, शायद कल मैंने उन्हें डरा दिया, माफ़ी मांगनी चाहिए मुझे, उनके पास जाकर माफ़ी मांगता हूँ। आखिर हर किसी की प्राइवेसी होती है, कोई कहीं भी जा सकता है, इसमें कुछ गलत थोड़े ना है। और मैं वहाँ पेड़ के पास बैठा, उन्हें ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं उनकी जासूसी कर रहा था। शायद मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे ही फार्म हाउस के उस गेट से वो बाहर निकले, मैं बिल्कुल बाहर ही खड़ा था और उन दोनों से मैं कहने लगा, देखिए माफ़ कीजिए, मैं इस फार्म हाउस में रहता हूँ, आप साथ में ही रहते हैं और कल आप मुझे देखकर घबरा गए। देखिए मुझे रात को घूमना पसंद है, ऐसे अंधेरे में मैं कोई आपका पीछा नहीं कर रहा था और वो पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। आप आगे से आए और मुझे देखकर जिस तरह से घबराए, मुझे लग रहा है आप मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं। देखिए मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। दोनों का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उस लड़के ने फिर मेरे पास आकर देखा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम जिस तरह से हमारी तरफ घूर रहे थे, क्या देखा तुमने?
वहां कुछ देखा हमें करते हुए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप वो घर के अंदर से आई ना? जैसे ही मैंने घर के अंदर से आई शब्द का यूज किया, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर कहने लगे, हाँ हाँ, बस वैसे ही हम वहां पर गए थे, तो अब हमने तुम्हें माफ किया, हमें जाने दो। वो अब हड़बड़ी में वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा जैसे कुछ ना कुछ तो है जो वो छिपा रहे हैं। उन्हें मैं रोक नहीं सकता था, तो मैं वहीं पर खड़ा रहा। वो वहां से चले गए, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे और वो दूर निकल गए। उस रात फिर से मैं उस घर को देखने के लिए गया था, और सबसे अचंभित बात, रात तक उस घर को तोड़ा गया था। एक बुलडोजर पास में खड़ा था, एक जेसीबी मशीन भी पास में थी, और वो घर जैसे नीचे तक तोड़ दिया गया था। हक्का बक्का और हैरान, क्यों ये घर 15 सालों से ऐसे खाली पड़ा था? आखिर तोड़ने का कारण क्या होगा? वहां मशीनें तो पड़ी थी, लेकिन कोई आदमी मौजूद नहीं था, तो मैं सवाल भी किससे करता। उसके बाद कुछ समय इधर उधर घूमा और दिन के वक्त ये सवाल का जवाब जानने के लिए वहां पर पहुंचा था। जब सफाई का काम चल रहा, मैंने वो जेसीबी मशीन के मालिक से पूछा, इस घर को तोड़ा क्यों गया है? ये तो काफी ठीक ठाक बना हुआ था और काफी पुराना था। उस आदमी ने कहा, पता नहीं, जो इसका मालिक है उसने कहा है कि यहाँ पर कुछ और बनना है, और किसी ने शायद उन्हें ऑफर दिया है कि अगर घर को तोड़ा जाएगा तो ये जमीन वो खरीदने को तैयार है, तो इस घर को अब तोड़ा गया। मैं हैरान और परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसका उन दोनों से कोई रिश्ता हो सकता है? यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। मैंने वहां कुछ ऐसा देखा है जो वो दोनों नहीं चाहते थे कोई देखे। सीढ़ी चढ़कर वो ऊपर गए, गायब हो गए। ऊपर से फिर नीचे आए, और कहां से आए मैं जान नहीं पाया, और जानने की कोशिश करना चाहता था तो इस घर को तोड़ दिया गया। अब क्या करूं? क्या सच में कुछ ऐसा था जो मुझे जानना चाहिए था? लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। वहां से मैं वापस आ गया। कुछ दिन मैंने वहां पर बिताए, लेकिन उन दोनों को दोबारा कभी नहीं देखा। हैरान रहा कई दिनों तक। अगर कोई और इंसान होता, वापस घर आकर अपनी साधारण जिंदगी में जीने लगता, लेकिन मेरे पास कुछ और नहीं था। मेरे पास ऐसी सच्ची चीजें जानने का मौका ही तो था। मैं सोचता रहता हर रोज, कैसे हो सकता है? इसके पीछे कोई राज भी हो सकता है, कुछ और चीज भी हो सकती है। मेरे लिए कुदरत एक शक्ति के समान थी, और कुदरत में ऐसी चीजें होती हैं मैं पहले से मानता था। मैंने खोजने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पाया। किताबों में पढ़ा, किस्सों में पढ़ा, कहानियों में भूत प्रेत नजर आते हैं। मुझे लगा वो भूत हो सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? लेकिन अब तो उस घर को तोड़ा गया है, कुछ नहीं हो सकता। शायद उस घर से वो हमेशा के लिए दूर चले गए। लेकिन दिन के वक्त भी उन्हें देखा था, भूत नहीं हो सकते। भूत तो दिन की रोशनी में सामने नहीं आते। हर बार मुझे लगता मुझे जवाब मिल गया है, फिर नया सवाल मेरी आंखों के सामने आ जाता और मैं अपना चेहरा नीचे की तरफ कर लेता। लगभग 1.5 महीने बाद मैं उसी जगह दोबारा गया था। वहां एक छोटे से घर का निर्माण किया गया था, सिंगल स्टोरी, और वहां पेंट भी किया गया था, लेकिन ताला लगा हुआ। रात के वक्त मैं वहां पर घूमता रहा, महसूस करने के लिए कोई ऐसी चीज है, कोई भूतिया चीज है। कई किताबों में पढ़ा था, वशीकरण, जादू टोना। मैंने वहां सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों को दोबारा नहीं देखा। मैं समझ गया, भ्रम ही हो सकता है, या कुछ ऐसा जो सीढ़ी चढ़कर था तो घर को तोड़ा गया ताकि कोई जान ना पाए। इस चीज का जवाब मुझे मिल ही नहीं पाया। लेकिन 3 साल बाद एक ऐसा मौका फिर से बना जब ऐसे हालात बने थे। मैं उत्तराखंड में था। वहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह, एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, और ऊपर बना हुआ वो होटल जहाँ के कमरा नंबर 7 में मैं था और हर रात निकला करता। एक बार एक रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे पूछा, सर आप रात को जाते हैं, यहाँ रात खतरनाक हो सकती है, रात को आपको कुछ बाहर नहीं मिलेगा। मैंने उसको कहा,
मुझे रात को अंधेरे में घूमना पसंद है। मैं बता नहीं सकता मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, बस मुझे अकेला रहना पसंद है। और उसने जो मुझे कहा वो मेरे लिए जैसे एक हैरानी का सबब था, लेकिन उत्सुकता भी थी। उन्होंने कहा, अरे सर, आप भी उनकी तरह हैं। वहाँ 13 नंबर कमरे में जो मनोज सर है ना, वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। मैंने उनसे पूछा, सर रात को कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, एक खास जगह, मेरा एक दोस्त एक और होटल में है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मुझे लगा ये तो बिल्कुल वैसे है। रात को मैंने किसी और को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा। मुझे लगा करता था हो सकता है मैं पागल हूँ, लेकिन मैं जैसा भी हूँ किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाता। यहाँ कोई ऐसा है जो बिल्कुल मेरे जैसा है। मैंने उसको कहा, तो क्या मनोज सर जा चुके हैं? उसने कहा, नहीं, मनोज सर अभी 15-20 मिनट बाद जाएंगे शायद। वो खास समय उसी समय निकलते हैं। 2-3 दिन हो गए मैं उन्हें रात के वक्त देखता हूँ जाते वक्त, इसीलिए अब मैं सवाल भी नहीं करता। लगभग 15-20 मिनट उस होटल से बाहर एक सड़क के किनारे मैं आराम से खड़ा इंतजार कर रहा। क्या ऐसा हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ? जो 3 साल पहले मेरे साथ हुआ, क्या ये दोबारा तो नहीं हो सकता? रात को कोई ऐसे अकेले घूमने के लिए जाता है, या हो सकता है बिल्कुल मेरे जैसा हो। कोई बात नहीं, बात करने की कोशिश करूँगा। अपने जैसों से दोस्ती करना तो अच्छी बात होती है ना। रात को एक आदमी को होटल से बाहर निकलते देखा मैंने। इधर उधर ऐसे झांक रहा और उसके कपड़े भी बिल्कुल अलग, जैसे पुराने से। कुर्ता पायजामा पहना हुआ, वो भी सूती और मोटा। चलता चलता वो जैसे उन पेड़ों के पास जाने लगा। वो घने पेड़, काफी ज्यादा अंधेरा, और पेड़ों के बीच से निकलते निकलते वो एक पगडंडी पर पहुंच चुका था, और मैं भी छिपते छिपाते उसके पीछे पीछे। वहां उस पहाड़ी के ऊपर एक स्कूल बना हुआ था, बच्चों का स्कूल, और उसके भी ऊपर एक घर था। देखने में नजर आ रहा ईंटों का बना हुआ घर, लेकिन आसपास जिस तरह से पेड़ बने हुए थे, ऐसा नहीं लगता था कि वहां पर कोई रहता होगा। और उस घर तक जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई, वो काफी फिसलन भरी थी, काफी टेढ़ी मेढ़ी सी, टूट चुकी थी। शायद उसका इस्तेमाल किया नहीं जाता होगा, और घर भी अब टूटा हुआ लग रहा। और वो आदमी उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करता हुआ जैसे उस घर के करीब पहुंचा, मुझे पता लग गया ये तो बिल्कुल वैसे ही हालात हैं। हो सकता है ये घर उसका हो, लेकिन अगर उसका घर है, वो यहाँ का रहने वाला है, तो ऐसे लोग होटल में नहीं रहते। कई जान पहचान वाले होंगे, वहाँ वो रह सकता था। मेरे जैसे महंगे होटल में वो कैसे रहता? सीढ़ियाँ चढ़कर वो ऊपर गया, नीचे नहीं आया। फिर मैंने भी वो सीढ़ियाँ चढ़ी। जैसे ही मैं ऊपर गया, ये एक 3 मंजिला घर था, सीढ़ियाँ बनी हुई, और कई जगह से ये घर टूटा हुआ। बाहर वाली दीवारें अभी जैसे नई बनाई गई थी, और अंदर साफ नजर आता था। कह सकते हैं अधूरा बना हुआ घर, जिसे पूरा नहीं किया गया, बिल्कुल उस घर की तरह। और मैंने 3 मंजिलों पर जाकर देखा, वहां कोई मौजूद नहीं था, और यहां से कहीं और जाया ही नहीं जा सकता। कोई कमरा नहीं बना, अधूरा घर। बताया तो आपको, यहां से कोई गायब कैसे हो सकता है? तब मुझे समझ में आया, गड़बड़ है। ऐसा पहले भी देख चुका हूं, सीढ़ियां चढ़कर किसी का गायब होना। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। यहाँ घर के एक साइड वो पेड़ लगे हैं ना, एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाऊंगा, देखूंगा वो कहाँ से वापस आता है। हर रोज कुछ घंटे बिताने के बाद वो वापस आता है। उस रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने बताया था। आज जानकर ही रहूंगा। आप मुझे पागल समझ रहे होंगे, हो सकता है ये कोई भूत हो, और मैं एक भूत का पीछा करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार बच गया, दोबारा बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। लेकिन जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, बाकियों से जो अलग होते हैं और भौतिक दुनिया में जीना जिन्हें पसंद होता है, वो ऐसी चीज़ें करते हैं। वरना मोबाइल में बैठकर ऐसी वीडियोस देखना और कोई साधारण काम ना करना, उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। 2 घंटे इंतज़ार किया मैंने, और उस आदमी को उसी घर से बाहर निकलते हुए देखा। कपड़े बदले हुए थे, हाथ में एक बैग था, और वो सीढ़ियों से नीचे चला गया। अब मैं उस आदमी का पीछा नहीं करने वाला था। जानता था वो होटल में वापस चला जाएगा, लेकिन इस घर में क्या करने आया, मुझे वो पता लगाना था।
फिर से मैं घर के अंदर गया, देखने लगा। उस घर में कुछ भी ऐसा नहीं था, छिपने की कोई जगह तक नहीं थी। जमीन पर देखा मैंने, अच्छे से हाथ लगाकर, कोई तहखाना तो नहीं। आखिर पहाड़ों में ऐसे घर कौन बनाएगा जिसमें तहखाने होंगे। लेकिन इस खाली घर के अंदर वो गया, बाहर आया, कुछ लेकर नहीं गया था और इतना सामान लेकर बाहर आया। संभव नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। जिसके बाद मुझे सीढ़ियाँ उतरकर वापस जाना पड़ा। अब मुझे लगा उस आदमी से कुछ बात करनी होगी। रिसेप्शन पर पहुंचकर उस लड़के को मैंने कहा, आज मैं घूम कर आया, बहुत ज़्यादा बोर हो गया। मुझे लगता है कोई मेरे जैसा हो जो खास जगह जानता हो तो मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा। तुमने बताया वो मनोज सर 13 नंबर कमरे में है ना, वो रात के वक्त जाते हैं या दिन के वक्त भी घूमते फिरते हैं? उसने कहा, रात को भी जाते हैं, दिन के वक्त भी घूमते हैं। अब दिन के वक्त कोई 12-1 बजे घूमने के लिए जाते होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा, धन्यवाद, बस यही जानना था। अगले दिन 12-1 बजे होटल से मैं बाहर खड़ा, जैसे इंतज़ार ही कर रहा था। वो बाहर आएगा, मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। अब सबने उसको देखा है, कोई भूत प्रेत तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई रहस्यमय आदमी है। जैसे ही होटल से बाहर वो आगे की तरफ बढ़ता गया, मैं उसका पीछा करता गया। एक छोटे से रेस्टोरेंट में नीचे बैठकर वो खाना खा रहा था। मैं करीब से निकला और जानबूझकर वो ग्लास नीचे गिरा दिया। मैं कहने लगा, अरे माफ़ कीजिए, आपके ऊपर पानी गिरा दिया मैंने। देखिए, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता, आज हड़बड़ी में हो गया, काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, इसी कारण ये गलती हुई। वो बहुत खुश था और बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा। प्यार से उसने कहा, अरे कोई बात नहीं, गलती तो हमसे हो ही जाती है ना। मैं जानबूझकर कहे जा रहा था, देखिए मैंने गलती की है, अब गलती का हर्जाना मुझे भरना होगा, इसका बिल मैं दूंगा, आप जो भी खाना खाएंगे उसका बिल मैं दूंगा। वो मना कर रहा, लेकिन ये मेरा तरीका था उससे बात करने का। फिर मैं उसके साथ ही बैठ गया। देखिए, मैं भी अकेला हूँ, अगर आप भी अकेले हैं तो मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। उसने कहा, हूँ तो मैं अकेला ही, लेकिन मुझे अकेलापन ज़्यादा पसंद आता है। वह कुर्सी पर बैठकर मैं कहने लगा, अकेलापन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मैं तो एक बात बताऊँ आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, मैं तो कई बार रात को निकल जाता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि रात को सब कुछ अच्छा लगता है, दिन के वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, यहाँ भीड़ है ना, मेरा सर दर्द करने लगा है, सभी लोग बड़े अजीब से हैं, तो मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। फिर वो भी बातें करने लगा और पहली बार एक इंसान की बातें कुछ अलग सी लग रही थी। उसे ज़रा भी गुस्सा नहीं था। वो अपने इतिहास के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। जैसे लोग होते हैं ना, बातें करते करते अपने बारे में बोलते रहते हैं। सामने वाला सुनना चाहता है या नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जैसे कोई मुर्गा चाहिए होता है, सामने बिठाओ और वो बोलते रहते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। सामने वाले की वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो कुछ शब्द बोलता, फिर मुझसे पूछता, मैं भी कुछ शब्द बोलता, और इस तरह जैसे समझदारी भरी बातें होती जा रही थी। फिर जिस खास मुद्दे के लिए मैं यहाँ पर आया था, उस मुद्दे पर बात आई, हल्की आवाज़ में, ताकि कोई सुन ना पाए। मैंने उसको कहा, देखिए, एक सवाल करना था आपसे, क्या आप समझदारी से जवाब देंगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अब तक किसी चीज़ पर गुस्सा माना है? बताओ, बिल्कुल सोच समझकर जवाब दूंगा। मैंने कहा, क्या कोई ऐसा घर जो अधूरा बना हुआ हो, आप उसकी सीढ़ियों पर चढ़कर गायब हो सकते हैं? मुझे एक सवाल है मेरे मन में, मैंने देखा है किसी को, लेकिन मैं समझ नहीं पाता। मेरी ये बात सुनकर वो जैसे अचंभित हो गया, हक्का बक्का, डरा हुआ मेरी तरफ देख रहा। उसे ऐसा लग रहा था मुझे कुछ पता है जो मुझे पता नहीं होना चाहिए। वो जल्दी से उठा और कहने लगा, खाने का मन नहीं है मेरा, मैं यहाँ से जाना चाहूँगा। ये कहकर बड़ी जल्दी वहाँ से चलने लगा। मैं भी उससे बातें छोड़ नहीं सकता था। चलता चलता मैं बात करता रहा। उसकी रफ्तार तेज़ थी, मेरी रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई। उसने कहा, मुझे जल्दी से कोई काम है, देखो मेरे साथ मत आओ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे नहीं पता चल रहा था क्या खास काम होगा उसका, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। मैं होटल के बाहर खड़ा रहा। वो पूरा दिन बाहर नहीं आया। रात के 1 बजे होटल से बाहर निकला, इधर उधर झांकता हुआ। रिसेप्शन पर लड़के से कुछ बात की उसने, फिर आगे की तरफ बढ़ गया।
मैं सबसे पहले रिसेप्शन वाले लड़के के पास आया और पूछा वो आदमी क्या कह रहा था। उसने कहा सर मैं बता नहीं सकता, देखिए उन्होंने मना किया है। और उन्होंने पूछा कि मेरे बारे में कोई जानना चाहता था, उनके कमरे में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो जानना चाहते थे कौन उनके बारे में पूछ रहा है। मैंने आपके बारे में बताया और अब उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, जो बात हुई है वो भी नहीं। मैं समझ गया उसे मुझ पर पूरा शक है। मैं भागा उस घर की तरफ बड़ी तेज़ी से। जैसे ही मैं उस स्कूल के पास था, देखा सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे। मैं भी पीछे पीछे था, सीढ़ियों पर चढ़ा। उसे आवाज़ सुनाई दे गई, लेकिन वो रुका नहीं। वो घर के ऊपर जाना चाहता था। भागा सीढ़ियों पर और मैं भी सीढ़ियों के बिल्कुल पीछे था। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। मैं बस कह सकते हैं 10 से 12 सीढ़ियाँ ही नीचे था। घुमावदार उन सीढ़ियों में वो ऊपरी मंजिल पर गया और जैसे ही मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ी, वो कहाँ चला गया पता नहीं चला। ऊपरी मंजिल पर वो मौजूद नहीं था। अभी तो यहीं था, कहाँ गायब हो गया। वो घबराया हुआ था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे वो ऊपर नहीं मिला, पूरे घर में नहीं मिला। इर्द गिर्द मैंने झांका, कहीं कोई नहीं मिला और मैं फिर से मायूस। वो जवाब मैं फिर से नहीं ढूंढ पाया। सुबह होने तक मैं घर के आसपास रहा कि वो वापस आएगा, लेकिन वो उस घर से बाहर नहीं आया। मैं जानता था अब शायद इस घर के साथ क्या होगा, तोड़ा जाएगा इसे। मैं जब होटल में चला गया, रिसेप्शन वाले को मैंने 5,000 रुपए दिए। मैंने कहा बस बता दो उसके बारे में, क्या वो जा चुका है, वापस आएगा। उसने कहा सर वो पेमेंट पूरी कर चुके हैं, वो जा चुके हैं और अब आप कीमत दे ही रहे हैं तो बता ही सकता हूँ मैं। अब वो वापस तो नहीं आएंगे, मुझे बस यही कह रहे थे कि मेरे बारे में कौन क्या जानना चाहता है, कितने बजे जानना चाहता है और जो जानता है कितने बजे निकलता है। मैंने तो सब कुछ बता दिया कि जब आप निकलते हैं वो भी रात को निकलते हैं। ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये कहकर वो सामान लेकर निकल गए। मैं अब उस आदमी के बारे में कुछ और जान नहीं सकता था। कोशिशें की मैंने, अगले कई दिनों तक वहाँ पर रहा और जैसा मुझे अंदाज़ा था, वो जो घर था ना स्कूल के ऊपर वाला, उस पहाड़ी के हिस्से को तोड़ा गया एक रास्ता बनाने के लिए। उस घर को भी तोड़ा गया और मुझे जानकारी मिली स्कूल के एक कमरे को तोड़कर जैसे ऊपरी हिस्से में बनाया जाएगा एक गार्डन की तरह, जिससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश। मैंने पूछा इतने रुपए आपके पास कहाँ से आ रहे हैं, स्कूल तो छोटा है ना, ऊपर वाली जो ज़मीन है क्या स्कूल के नाम है। मुझे ज़्यादा जवाब नहीं मिल पा रहे थे, तो नगर निगम से ही मैंने जवाब मांगे और पता चला किसी ने वो ज़मीन डोनेट की है जिसके नाम पर थी और वो नाम निकाला नहीं जा सकता। फिर से मायूस, फिर से उदास। जो उत्सुकता मेरे अंदर थी जवाब जानने की, वो और ज़्यादा उग्र होती जा रही थी। कुछ तो है, ऐसे पुराने घर जो बिल्कुल अधूरे होते हैं, बनाए गए होते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते, ऐसे घर तो कई जगह पर हैं। मैंने यही काम शुरू कर दिया, रात के वक्त घूमना, उन घरों के आसपास रहना, ढूंढने की कोशिश करना कोई भूत प्रेत उस घर के आसपास है, कोई आदमी क्या वहाँ पर जाता है, कोई इंसान वहाँ पर जाता है, ढूंढ नहीं पा रहा। फिर मैंने एक समानता जानी, ऐसे घर जो बाकी घरों से थोड़े दूर हैं, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, बिल्कुल वीरान और सुनसान से घर जहाँ पहुँचना भी मुश्किल हो, ऐसे घर थे वो दोनों। और मुझे फिर से किसी ऐसे घर को ढूंढना होगा जो अधूरा बना हो और वो बिल्कुल वीराने में हो। ढूंढने की कोशिशें मेरी 6 महीने चली, कई घर ढूंढ निकाले थे मैंने। उसके बाद जो सबसे वीरान, सबसे दूरी पर हूँ, वो निकाले 3 ऐसे घर, और वो तीनों में से एक घर जो था ना, वो जंगली इलाके में। मैं केरल में घूमने के लिए कई बार जा चुका था, वहाँ पर ऐसे घर की याद जब मुझे आई, हाँ मैंने ऐसा घर देखा था, मैंने इस लिस्ट में डाला। और अब जब लिस्ट की छंटाई कर रहा, वो घर बार बार आंखों के सामने आ रहा, बिल्कुल अकेले में, बिल्कुल शांति में। सोचा करता था यहाँ इस घर को बनाने की कोशिश भी क्यों की गई है। अब समझ में आया, तो मैं केरल पहुँच गया वो घर को ढूंढने के लिए। यकीन कीजिए ऐसी जगह कौन घर बनाएगा
और अधूरा बनाकर छोड़ दिया। गड़बड़ तो इसी में समझ में आ जाती है। हर रोज रात को मैं उस घर के आसपास घूमने के लिए निकल जाता, पेड़ के पीछे छिप जाता, पूरी पूरी रात देखता रहता, लेकिन ना कोई उस घर के अंदर जा रहा था, ना कोई उस घर से बाहर आ रहा था। मायूसी बढ़ती गई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत ना हारी। लगभग 20 दिनों तक उस पेड़ के पास रहा और 20वीं रात मैंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। जब पूरी रात उस घर के अंदर कोई गया ही नहीं, तो उस घर से बाहर आते हुए मैंने उसी लड़के और लड़की को देखा जिन्हें मैंने हिमाचल में देखा था इतने सालों पहले। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, देखता रह गया मैं। वो खिलखिलाते हुए जैसे 2 बैग पकड़े वहां उस घर से दूर निकल आए। मैं उनका पीछा करने लगा। आधी रात का वक्त था, बिल्कुल खाली सड़कें, और वहां आगे वाले शहर के उस हिस्से में रात को वो सड़कों पर घूमते गए और एक होटल में, वहां शायद उन्होंने एक कमरा बुक किया होगा। उस होटल से वो पूरा दिन बाहर नहीं निकले और फिर से रात के 8 बजे वो घूमने लगे। रात के 8 बजे से रात के 11 बजे तक कई जगह घूमे। मैं उनका पीछा करता रहा। उसके बाद लगभग 2 से 3 दिनों तक वो अपने उस होटल से रात के वक्त बाहर नहीं निकलते, बल्कि शाम को निकलते। रात के वक्त तक कई रेस्टोरेंट, कई जगह पर घूमते रहते और उसके बाद फिर से एक रात वो कुछ बैग पैक करके जैसे यहाँ से जाने वाले हों उस घर की तरफ जा रहे थे। और तब मुझे लगा सच तो जानना होगा। इतने सालों से मैं पागल हुआ पड़ा हूँ। क्या राज है? कैसे ये ऐसे पुराने घरों से बाहर निकलते हैं और फिर इस घर के अंदर चले जाते हैं? कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? ये राज मुझे जानना है। मुझे इस रहस्य को सुलझाना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वो सुनसान रास्ता था, बिल्कुल खाली सड़क, और वहां वो उस घर की तरफ खिलखिलाते हुए, मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े जा रहे। और मैंने हाथ में एक लकड़ी पकड़ी और मैं उनके सामने आ गया। वो घबरा से गए। फिर वो कहने लगे, क्या चाहिए? ये लो, बैग ले लो, बैग ले लो, सब कुछ ले लो, इसमें कीमती चीज़ें हैं। मैंने कहा, मैं बैग लेने के लिए नहीं आया, मैं तुमसे सच जानने के लिए आया हूँ। मुझे सच जानना है, मुझे सच जानना है, मैं पागल हो जाऊँगा। देखो, अगर तुमने सच ना बताया मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। वो लड़की तो आगे की तरफ भागी। मैंने उस लड़की को पकड़ लिया। उसके ऊपर मैं बैठ चुका था और लकड़ी जो तेज धार थी, मैं कह रहा, देखो मैं मार दूंगा। और वो लड़की हाथ जोड़कर कह रही, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, मुझे सच जानना है। तुम्हें लूटने नहीं आया, नुकसान पहुंचाने नहीं आया। वो घर जहां तुम जा रहे हो, पहचानो मुझे, पहचानो। वहां हिमाचल में वो गेस्ट हाउस के पास मैं भी रहता था। देखा मैंने तुम्हें। वो घर के तुम अंदर जा रहे और यहां भी तुम जाओगे और फिर गायब हो जाओगे। मुझे बस जानना है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो। ये आधे बने हुए घरों में क्या राज है जो तुम छिपाए बैठे हो? वो लड़की कुछ बता नहीं रही, लेकिन उस लड़के को मौत का डर था। इसीलिए जैसे ही गर्दन के पास मैंने वो लकड़ी को किया, वो कहने लगा, देखो पुलिस आएगी, अगर मैं मरा तो तुम्हें पकड़ेगी। मेरी बीवी पुलिस के पास जाएगी, नुकसान तुम्हें हो सकता है। देखो, तुम जेल में पूरी जिंदगी बिताना नहीं चाहोगे। मैं जानता हूं क्या सोचते होगे तुम। मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारी भावनाएं। मैंने और वो लकड़ी उसकी गर्दन के करीब की और कहा, पुलिस को बताना है तो बताओ, इतने में मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बस जानना है क्या है वो जगह जहां से तुम गायब होते हो। वो उठा और फिर कहने लगा, क्या तुम जान पाओगे और क्या सिर्फ खुद तक रख पाओगे? अगर तुमने किसी और को बताने की कोशिश की, तुम्हारी जान को खतरा होगा और हो सकता है मेरी जान को भी खतरा हो। खुद तक रख पाओगी तो मैं सच बताऊंगा,
अगर किसी को बताने की कोशिश की, मुसीबत में तुम आओगे, खतरे में जान तुम्हारी होगी। मैं सच जानना चाहता था तो खतरा उठाने के लिए तैयार था। मुझे उसी घर के अंदर लेकर गया, फिर उन सीढ़ियों के पास जाकर कहने लगा, देखो मेरी बीवी इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएगी, और वो सीढ़ियां घुमावदार थी, ये तो बिल्कुल सीधी हैं, देखते रहना। मैं देखता रहा। उसकी बीवी सीढ़ियां चढ़कर जब ऊपर गई, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की कोई दीवार हो, बिल्कुल पानी की तरह लहरें बनी थी, और उसकी बीवी उन लहरों के अंदर चली गई। वो छत पर गई ही नहीं, कुछ ऐसा दृश्य मेरी आंखों के सामने था जो अजब गजब सा था। और मैंने उस लड़के को कहा, ये क्या है? जादू? तुम भूत तो नहीं? प्रेत आत्माएं? क्या हो तुम? उसने कहा, प्रेत आत्माएं नहीं, हूं तो इंसान ही, लेकिन तुमसे थोड़ा अलग। समझने की कोशिश करो, इन सीढ़ियों से तुम ऊपर नहीं जा पाओगे, मैं जा सकता हूं। पूरी दुनिया में जैसे सबको माया के अंदर कैद किया जाता है, माया जो सिर्फ दिमाग में है, बाहर कुछ नहीं। जैसे तुम्हें लगता है कि सामने जो नजर आ रहा है वो सच है, तो तुम यकीन करते हो। अब तुमने कुछ ऐसा देखा जिसने तुम्हारी सोच बदल दी, अब तुम धीरे धीरे इस पर यकीन करोगे, लेकिन किसी को बताओगे कोई मानेगा नहीं, सब हंसेंगे, अरे कहानी सुना रहा है, पागल है, झूठ बोल रहा है। यही उनके दिमाग को बांधे रखता है। और इस दुनिया में जो सबको चलाते हैं वो शक्तिशाली लोग ऊपरी सत्ता में हैं, जो माया में सबको कैद करके रखना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो सबको कैद करें, मोबाइल, कंप्यूटर, सबको लगता है इससे तो तरक्की हो रही है। बात वो नहीं है, बात दिमाग को कैद करने की है। सबको इस तरह कैद किया जाए कि वो बाहरी चीज़ों को देख ना पाए। देखते रहना, आगे आने वाले 50 सालों में सबके दिमागों को ऐसे कैद कर लिया जाएगा कि सबको लगेगा अरे हम और आधुनिक हो गए, लेकिन सब पंगु हो जाएंगे। सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे बहुत कम होती जाएगी, लेकिन यहाँ फिर भी आने में कुछ अच्छा लगता है। मैंने कहा, कहाँ आने में? कहाँ से आते हो तुम? और फिर उसका जवाब और ज़्यादा अजीब, तुम्हें क्या लगता है यहाँ सिर्फ तुम्हारी दुनिया है? ऊपरी कई लोग हैं, वो ऊपरी आयाम नहीं हैं, ऊपरी लोग जो इस भौतिक दुनिया में ही बने हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दरवाज़ा जो दूसरे कमरे में जाने का होता है, एक्सेस कार्ड जो तुम बनाते हो, वैसे ही एक्सेस करने के लिए तुम्हें यहाँ से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऐसा घर जहाँ कोई आता जाता ना हो, ना सकारात्मक ऊर्जा हो ना नकारात्मक ऊर्जा हो, वहाँ की सीढ़ियाँ चढ़कर तुम ऊपरी लोक में जा सकते हो। ऊपरी लोक जो इस दुनिया से पहली मंजिल पर हो, ऊपरी लोक जो यहाँ से पहली मंजिल पर भुवर लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, फिर जनक लोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। लेकिन तुम नीचे भी जा सकते हो, वो खतरनाक हो सकता है। जैसे जैसे और नीचे और ज़्यादा खतरा। अताल, विताल, सुताल, तलताल, महाताल, रसताल और पाताल। मेरा यकीन करो, इन सीढ़ियों से तुम ऊपर आ ही नहीं पाओगे। इंसानों की बुद्धि को क्षीण किया गया है उन चीज़ों से, और कई 100 सालों से धीरे धीरे उन पर काबू पाने के लिए ये तरकीबें बनाई गई। तुम जो खाते हो ना, उसमें भी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कमज़ोर करती हैं। तुम्हें क्या लगता है बीमारियां अपने आप पैदा हो रही हैं? उन्हें बनाया जा रहा है और तुम समझ भी नहीं पाते। और उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए तुम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो वो तुम्हें और कमज़ोर बनाती हैं। और उन कमज़ोरी से बचने के लिए तुम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो वो तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि और भी नीचे करने के लिए। तुम्हें लगता है इंसानों की उम्र धीरे धीरे कम हो रही है। जो खाते हो, जो पहनते हो, जो इस्तेमाल करते हो, हर एक चीज़ इसीलिए तो बनाई गई है। उन्नत नहीं है, ये सब कमज़ोर करने के लिए है। लेकिन ये तुम्हारी दुनिया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम बस यहाँ पर आते हैं क्योंकि भूलोक से नीचे जाना मुश्किल है, वो हमारे लायक नहीं। लेकिन भूलोक में हम आ सकते हैं। तुम इसके ऊपर आना चाहोगे? बताओ ज़रा। भंवरलोक
यानी हमारा लोग। कोशिश करके देखना चाहते हो तो करो। वो सीढ़ियां चढ़कर भाग कर गया वो पानी के उस दीवार के पार, और मैंने इस बार सीढ़ियां चढ़ी, पहले की तरह नहीं, मानकर उसकी बातों को। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया कि मैं जाना चाहता हूँ ऊपरी लोक में। पहली मंजिल किसी को नजर नहीं आती, लेकिन किसी नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा जहाँ नहीं है, ऐसे किसी घर में जो अधूरा हो, चढ़कर जा सकते हैं। कोशिश सफल हुई मेरी। मैं उस दीवार के पार था और जो मुझे नजर आ रहा जैसे बिल्कुल मैं पहली मंजिल पर ही हूँ। दूर दूर तक मिट्टी, दूर दूर तक कच्ची सड़कें, लेकिन खूबसूरती बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा जैसे घने जंगल के अंदर बने हुए वो शहर हों। शहर नहीं, गांव, लेकिन खुश लोग, बहुत खुश लोग। और वो लड़का मेरी तरफ देखकर, तुमने ये कैसे किया? इंसान तो ऐसा कर नहीं सकते। धरती लोक में सबको पंगु बनाया गया है ना, तुम ये कैसे कर पाए? इंसानों के तो सामने वो चीज़ें नजर आ रही होती हैं, वो यकीन ही नहीं कर पाते। मैं मुस्कुराते हुए तब बोला था, जो चीज़ें पंगु करने के लिए बनाई गई हैं मैं उनका इस्तेमाल ही नहीं करता। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन अब मुझे उसका असली अर्थ समझ में आया। मैं उस लोक में घूमा था, बिल्कुल सपाट ही, लेकिन पूरे धरती के आकार का, जंगलों से भरा, खूबसूरत इमारतें जिनके डिज़ाइन सोच समझ से परे थे, ऐसी तकनीक की चीज़ें, लेकिन साधारण जिंदगी, हर कोई बिल्कुल साधारण। वो फलों को तोड़ना, फसलों को उगाना, लेकिन साधारण तरीके से रहना, ना कि एक दूसरे पर हावी होने के लिए ऐसी चीज़ें बनाना जिसका इस्तेमाल किए बिना आप जी ही नहीं सकते। ऐसे सामाजिक तत्व या कहें आइडेंटिटी कार्ड बनाना जिससे हर किसी पर नज़र रखी जा सके। वो क्या करता है, कहाँ तक पहुँचा, दिमागी स्तर क्या है, उन्हें सब पता है। जो हैं ऊपरी सत्ता पर, वो पॉलिटिशियन नहीं, वो उनसे भी ताकतवर हैं। पॉलिटिशियन भी इसी चक्र में हैं, बस पंगु होते जाना। लेकिन वो दुनिया खूबसूरत थी जहाँ से मैं वापस आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आने जाने का तरीका पता लग गया था। पूछा था मैंने उस लड़के को, क्या इससे भी ऊपर जा सकते हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा था, जा तो सकते हैं, लेकिन मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है। मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, क्योंकि यहाँ वैसे कोई अधूरे घर नहीं बनाए जाते। ढूंढे मैंने, कहीं नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता कोई और है, और वो अब तक ढूंढ नहीं पाया। अगर तुम यहाँ ढूंढ पाओ तो इसके भी ऊपर देख सकते हो। महसूस किया है कभी कभी मैंने, कुछ लोग यहाँ भी हैं जो बेहद समझदार हैं। कहाँ से आते हैं पता नहीं लग पाता। कोशिश की एक बार, लेकिन जैसे वो गायब हो गए। वहाँ ज़्यादा समय में रह नहीं सकता था। भले ही वो जगह अच्छी थी, लेकिन परिवार की याद मुझे भी आई, इसीलिए वापस आना पड़ा। वो घर से जब मैं बाहर निकला, लगा था वो घर को तोड़ा जाएगा, लेकिन तोड़ा नहीं गया। अब जैसे मैं उनमें से ही एक था। सब कुछ अब नकली नकली लगने लगा था। घर पहुंचते ही मेरे सामने जो खाने की चीज़ें रखी गई ना, वो किसी खास कंपनी के पैकेट को फाड़ कर निकाली गई थी, और मैंने कहा मैं ये खाना नहीं चाहूँगा। तब मेरी माँ ने पूछा था, अरे तुम्हें तो ये अच्छे लगते थे ना, कभी कभी तो खाते थे फिर भी। मैंने कहा माँ, मैं ये खाना नहीं चाहूँगा, और यहाँ मुझे हर चीज़ ऐसी लग रही जैसे मेरे काम की ही नहीं। कुदरती कोई चीज़ नहीं थी, बनावटी थी, सब बनावटी, माया में कैद करने के लिए। यही हमारी कमज़ोरी है। हमें मशीनें बनाया गया है, मशीनें। वो मशीनें जिन्हें किसी भी तरफ लगा दो, सारी की सारी मशीनें उस तरफ चल पड़ती हैं। कुछ भी आप समझ सकते हैं। लगभग 1 महीने बाद मुझे यहाँ घुटन होने लगी थी। जैसे आपको कैद करने के लिए ऐसे तरीके बनाए गए हैं, आप रह नहीं सकते। ऐसी झूठी बीमारियां समझ लें जो फैल जाती हैं, तो उसके इलाज के लिए आपको
किसी के पास जाना पड़ता है और इलाज के नाम पर कुछ ऐसा भी मिलता है जो इलाज तो करता है, लेकिन आप और ज़्यादा पंगु बनते चले जाते हैं। मैं इसे छोड़कर जाने ही वाला हूँ अपने ऊपरी स्तर पर, ऊपरी लोक में, जहाँ भीड़ नहीं है, बहुत कम लोग। ऐसी आज़ादी, अकेलेपन की आज़ादी, बिना डर के, वो खूबसूरती में हर एक इंसान मानसिक तौर पर बहुत ताकतवर। और मंदिर जो मुझे पसंद थे लेकिन भीड़ में कभी लगता नहीं था, वहाँ भी है। और कभी कभी लगता है वो ज़्यादा असली है जो कहानियों में बताए गए हैं। बिल्कुल वैसे खूबसूरत झरनों के बीच बने अद्भुत रहस्य में कुछ ऐसी तकनीक जो मेरी समझ से भी बाहर थी, वहाँ नजर आए ऐसे मंदिर मुझे। और शायद अब मेरी सोच भी बदलने लगी है। जानता हूँ ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन अगर इस कहानी के कुछ भी भागों को आपने ये माना कि ये असली है, तो इससे ज़्यादा डरावनी कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। कैदी हैं आप, कैदी, और आपको पता तक नहीं है, महसूस तक नहीं कर सकते। और एक ऐसी कैद जहां बिना मर्जी के आप कुछ खा तक नहीं सकते। खाने लायक कुछ होगा तभी खाएंगे ना। मैं तो आखिरी बार अलविदा कह के जा रहा हूं अपने ऊपरी लोक में। शायद वापस आने का मेरा कभी मन ना हो। कोशिश कीजिएगा आप भी। अधूरा कोई घर जहां कोई आता जाता ना हो। क्या आप भी वो सीढ़ियां चढ़कर किसी ऐसी जगह पहुंचे कभी एक बार, जो पहली मंजिल ना हो, ऐसे सपाट लगे जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं? कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं लगता आप कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि सच आप जान नहीं सकते। आपके आंखों के सामने एक ऐसा चश्मा लगाया गया है जो सच देखने नहीं देगा।